ओके। तो बेटे एक काम करते हैं फिर, जो असाइनमेंट मैंने दिया था ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो असाइनमेंट दिया था, ठीक है ना, वो असाइनमेंट वाले सवाल डिस्कस करते हैं, ठीक है। हेलो। यस सर, यस सर। ओके ओके ओके। पहला सवाल देखो। हेलो 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 हेलो। यस सर, यस सर। हाँ यस सर, यस हाँ, सर। Yes, रेस्पॉन्ड sir. करो रेस्पॉन्ड करो। यस यस सर, ओके। यस सर। तो बेटा पहला सवाल क्या दे रखा है, देखो बेटा दे रखा है इफ NC7 इज इक्वल टू NC4 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये 1 मार्क का सवाल है, इसलिए इसको लंबा चौड़ा नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला डाला जाएगा। 1 मार्क का सवाल है, डायरेक्ट फार्मूला। अच्छा, तो उसने क्या दे रखा है कि NC7 इज इक्वल टू NC4 फोर। और n का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अच्छा, तो बेटे देखो बेटे फार्मूला याद करोगे आप कि हमने पढ़ाए रखे थे आपको, अगर NCA एंड NCB अगर इक्वल है ना, C फॉर कॉम्बिनेशन, यस सर। अगर NCA इज इक्वल टू NCB, कौन ज्वाइन करके फिर ये हो गया, अगर NCA इज इक्वल टू NCB होता है तो दो सिचुएशंस होते हैं, या तो A B के साथ बराबर होता है, A इज इक्वल टू B, या फिर A B दोनों का सॉम N के साथ बराबर होता है। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो। यस सर, ठीक है। यस सर। अगर NCA इज इक्वल टू यस NCB सर। तो दो सिचुएशंस होते हैं, या तो A B दोनों बराबर होते हैं, या फिर ए बी दोनों को ऐड करने से एन होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो 10C3 एंड 10C7 दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों को ऐड करने से 10 हो रहा है, देख रहे हो, 3 + 7 10, यस सर। ए प्लस बी एन होता यस। है बस। तो यहाँ पर देखो NC7 इज इक्वल टू NC4 उसने दे रखा है, तो इसका मतलब या तो 7 इज इक्वल टू 4 या फिर 7 + 4 इज इक्वल टू n, लेकिन 7 इज इक्वल टू 4 तो इम्पॉसिबल है ना। तो दूसरा चीज़ क्या है बेटे कि n का वैल्यू पक्का 7 + 4 के साथ बराबर है। अरे मेरी बात समझ रहे हो? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। n इज इक्वल टू 7 + 4 11। अच्छा, कितनों को समझ में नहीं है अभी पूछ लो, n इज इक्वल टू 7 + 4 11 कैसे हुआ? सबको समझ में आया? यस ओके। सर, सर। यस सर। ठीक है ठीक है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला सवाल। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल उसने दे रखा है। यस सर। तो पहले हम शॉर्टकट वे में करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे, ठीक है। बेटा सबको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बहुत सारे फैक्टोरियल ऐसे दे रखे हैं, मानो 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, और पूछा है कि इन सब का एलसीएम क्या है, तो मैंने आपको सिखाया था क्या, जो बड़ा है ना 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल इनका एलसीएम है। मेरे यस बात सर। समझ रहे हो? सबका एलसीएम 9 यस सर। फैक्टोरियल। उसी तरह 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या होगा? 7 फैक्टोरियल होगा। क्या होगा? 7। हाँ, जो सबसे बड़ा 7 है, फैक्टर। जो सबसे बड़ा है ना, जो बड़ा फैक्टोरियल दे रखा है वही एलसीएम होगा सबका। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या है बेटे? 7 फैक्टोरियल है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप फ्रैक्शन एडिशन जैसे स्कूल में करते थे, है ना, दो फ्रैक्शन को जैसे ऐड करते थे। 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या होगा? 7 फैक्टोरियल। फिर क्या करते थे बेटे? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 1, है ना। अरे याद है ना भाई? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। बस। तो पहला बात है कि 7 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल में डिवाइड करने से क्या आएगा? 7 आएगा, क्योंकि 7 7। फैक्टोरियल क्या होता है? यस सर, 7 इंटू 7 सिक्स इंटू फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टर। 7 आएगा ना, मेरे बात समझ रहे हो? यस। तो 7 यस फैक्टोरियल सर। को 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करने से 7 आता है। 7 इंटू 1 ही 7, प्लस 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू एक्स बाई। अच्छा, 8 फैक्टोरियल को मैं यहीं पर लिख देता हूँ, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। कोई भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू दैट नेचुरल नंबर इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल। अरे है कि नहीं भाई? यस सर। ये दोनों 7 फैक्टोरियल 7 कट गए, तो इधर क्या बचा बेटे? 8 इज इक्वल टू एक्स बाई 8, है ना। तो बेटे x क्या होगा? 64। क्या होगा x? 64, राइट। ओके, ये सबसे इजी यस मेथड सर। है, एलसीएम लेके करना है, सबसे इजी मेथड है, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप लगता है, वो स्टेप वो क्या है बेटे कि उसने आपको दे रखा है कि 1/6 फैक्टोरियल
प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो आप सिंपली क्या करोगे कि आपको पता है कि 1/7 फैक्टोरियल जो लिखा है, ये 7 फैक्टोरियल जो है 7 के जगह 7 फैक्टोरियल के जगह मैं अगर 7 × 6 फैक्टोरियल लिखूँ वही है 7 फैक्टोरियल, और ये बराबर है, राइट? यस सर, राइट जी सर। अब देखो बेटे, ये जो दोनों टर्म है, ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म में से हम क्या 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ला सकते हैं? जगह 1 प्लस यहाँ पर क्या रहेगा बेटे 1/7। अरे फैक्टर कम, अरे कॉमन लाना जानते हो कि नहीं? 1/7 ये × सर 6 जान, ये सर 1 1/7 × 1/6 फैक्टोरियल, और ये है 1/6 फैक्टोरियल। इन दोनों में से क्या कॉमन जा सकता है? 1/6 फैक्टोरियल कि नहीं? 1/6 फैक्टोरियल इज इज इक्वल टू एक्स वाई। बेटा 8 फैक्टोरियल की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। यस सर। हाँ, तो बेटा देखो ये 6 फैक्टोरियल इससे कट गए, ये दोनों 6 फैक्टोरियल कट जाएंगे। ओके बेटे 1 + 1/7 क्या होता है बेटे? 8/7 है ना, कैलकुलेट कर लो। इधर क्या बचा? 6 कट गया, खाली 8 × 7, तो 7 7 कट गया, तो x क्या हुआ? 8 जा 8। हेलो, यस सर। ओके ओके ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या लोगे? लिख के दिया हूँ बस, सॉल्यूशन ये लिख के दिया हूँ आज तुम्हें, सॉल्यूशन से लिख के दिया हूँ, ठीक है ना? उसको देख Yes, लेना, खाली यहाँ पर समझ लेना, फिर वहाँ पर उसको देख के असाइनमेंट कॉपी में लिखना। सब तो लिख कर दिए होगे, बहुत सारे, पता है मुझे कितने किए होगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बेटे समझो क्वेश्चन क्या लिखा है। मैं जूम करूँ क्या? और हाँ नहीं सर। चलेगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है ठीक से? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। आउट ऑफ 3 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, 4 बुक्स ऑन पॉलिटिकल साइंस एंड 5 बुक्स ऑन ज्योग्राफी। बेटे हमारे पास इकोनॉमिक्स का 3 बुक्स हैं, पॉलिटिकल साइंस का 4 बुक्स हैं, ज्योग्राफी का कितने बुक्स हैं? 5 बुक्स हैं। मेरे बात समझ रहे हो? हाँ। यस सर। अब सवाल क्या है कि हाउ मेनी कलेक्शंस कैन बी मेड इफ ईच कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। तो आपके पास मैं जब समझा रहा हूँ बेटा, और कुछ मत सोचो, जब मैं समझा रहा हूँ और कुछ मत सोचो, दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाने के लिए कल से मैंने दिया था, कल सुबह दिया था असाइनमेंट, कल दिन भर दिमाग लगा पाते, दिन भर कल लगाए नहीं दिमाग, अभी बस दिमाग लगाओ, क्योंकि मैं पढ़ाते हुए दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा, तो क्या होगा, मैं जो समझाऊंगा तो समझ नहीं पाओगे, खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं जो समझा रहा हूँ उसको केयरफुली वर्ड फॉर वर्ड सुनो, ठीक है, और समझो। इकोनॉमिक्स का 3 किताबें, पॉलिटिकल साइंस का 4 किताबें, ज्योग्राफी का 5 किताबें। अभी सवाल ये है कितने ऐसे कलेक्शन बना सकते हैं, ऐसे कितने कलेक्शन बना सकते हैं जिनमें हर सब्जेक्ट का एक एक एग्जैक्टली एक एक किताब रहे। मतलब इकोनॉमिक्स का 1 किताब, पॉलिटिकल साइंस का 1 किताब, ज्योग्राफी का 1 किताब रहे। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि आपको 3 बुक्स का कलेक्शन बनाना है, 3 बुक्स का कलेक्शन बनाना है, और तीनों के तीनों ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट से आने चाहिए, है ना? मेरे बात समझ रहे हो? ठीक है। एक इकोनॉमिक्स से, मतलब आपको 3 बुक्स का कलेक्शन बनाना है, उसमें 1 बुक इकोनॉमिक्स से आना चाहिए, 1 बुक पॉलिटिकल साइंस से आना चाहिए, 1 बुक ज्योग्राफी में आना चाहिए, ज्योग्राफी से आना चाहिए। तो फाइनली आपको 3 बुक्स का एक कलेक्शन चाहिए। अभी वो कलेक्शन में वो बुक्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, कलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, याद रखो। तो अगर मैं ये टास्क आपको प्रैक्टिकली दूं, मेरे बात समझ रहे हो सब? हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो एक जगह Yes, sir. एक जगह सपोज इकोनॉमिक्स का 3 किताब रखा गया है, इकोनॉमिक्स का 3 किताब रखा गया है, और पॉलिटिकल साइंस का 4 किताब, ज्योग्राफी का 5 किताब रखा गया है। पॉलिटिकल साइंस का 4 किताब और ज्योग्राफी का 5 किताब रखा गया है। और मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, वो टास्क क्या है बेटे? मुझे एक 3 किताब का कलेक्शन बना के दो, जिनमें इकोनॉमिक्स का 1 बुक, पॉलिटिकल साइंस का 1 बुक, ज्योग्राफी का 1 बुक रहना चाहिए, ठीक है ना? मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ। कलेक्शन मतलब खाली मुझे 3 किताब दो, है ना? मुझे सुनो, वो 3 किताब कौन से ऑर्डर में दो मैटर नहीं करता कि पहले इकोनॉमिक्स किताब दो फिर, ऐसा नहीं, कुछ नहीं।
आप मुझे ऑर्डर फॉर्डर नहीं, आप मुझे बस 3 किताब दो, उसमें से एक इकोनॉमिक्स का रहना चाहिए, एक पॉलिटिकल साइंस का रहना चाहिए, एक ज्योग्राफी रहना चाहिए, काम खत्म, ठीक है बस। तो आप क्या क्या करोगे बेटे, 3 इवेंट में काम करोगे कि सर ने मुझे बोले हैं मुझे एक इकोनॉमिक्स से, एक पॉलिटिकल साइंस से, एक ज्योग्राफी से, तीनों सब्जेक्ट से एक एक बुक लेके 3 बुक्स का कलेक्शन सर को देना है। तो इकोनॉमिक्स से एक बुक चूज करोगे, फिर पॉलिटिकल साइंस से एक बुक चूज करोगे, फिर ज्योग्राफी से एक बुक चूज करोगे, हो गया 3 बुक। वो 3 बुक मुझे ला के दे दोगे, मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। मेरे बात समझ रहे यस हो? सर। हाँ, अभी अभी ये मैटर नहीं करता पहले इकोनॉमिक्स से दोगे कि पॉलिटिकल साइंस से दोगे या फिर जो, ये मैटर नहीं करता, कौन सा ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस एक एक बुक चाहिए। हाँ मेरे से तो 3 इवेंट में पहला इवेंट है इकोनॉमिक्स बुक चूज करना। तो बेटे 3 इकोनॉमिक्स किताब हैं, एक इकोनॉमिक्स किताब कितने वे में चूज कर सकते हो बेटे? 3 वे में चूज कर सकते हो, राइट? यस सर। अच्छा, 4 पॉलिटिकल साइंस किताब है, तो उनमें से एक पॉलिटिकल साइंस किताब कितनों में चूज कर सकते हो? 4 वे में चूज कर सकते हो। 4 किताबें, कोई भी किताब दे सकते हो उनमें से। ज्योग्राफी का 5 किताब है, उनमें से कोई भी किताब दे सकते हो, तो 5 वे में ज्योग्राफी का किताब चूज कर सकते हो। तो आपका टास्क कंप्लीट, तीनों इवेंट हो गया, अभी टास्क कंप्लीट। तो कितने डिफरेंट वे में एंटायर टास्क हो जाएगा? 60। अरे देखे 60 Yes, sir. डिफरेंट वे में। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर आपको फाइनली खाली जो जो काम दिया गया है वो काम को समझने की कोशिश करो। फाइनली आपका काम है तीनों बुक्स, तीनों सब्जेक्ट से एक एक किताब देना। वो कौन से ऑर्डर में देना वो कुछ मैटर नहीं करता, बस खाली तीनों से एक एक देना। तो आप अगर चाहे ऐसा भी कर सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस से एक बुक चूज करूँगा 4 वे में, फिर इकोनॉमिक्स से एक बुक चूज करूँगा 3 वे में, फिर ज्योग्राफी से एक बुक चूज करूँगा 5 वे में। तो 4 इंटू 3 इंटू 5 वही 60 आएगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा बुक पहले चूज करते हो, ठीक है ना? खाली लास्ट को मुझे कलेक्शन से मतलब है। क्लियर यहाँ तक बेटे? सर। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। कितनों को बात बिल्कुल समझ में नहीं है बताओ? अरे बिल्कुल कितनों को समझ में नहीं आया बताओ? अरे कितनों को बिल्कुल समझ में आ गया? पूरा 100% कितनों को समझ में आ गया बताओ? हाँ सर, समझ में आ गया सर। मुझे यस सर, समझ में आ गया। यस सर। ओके ओके यस सर। ओके। इधर देखो बेटा हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर क्या है बेटा? 1 और उसके बाद 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 उसके बाद 6 जीरो है। हाँ ये नंबर क्या है बेटा? 10 लाख है ना? 10 लाख छोड़ो 10 उसको, लाख। वो नंबर Yes, से yes. कोई मतलब नहीं, नंबर के मूड में। वो बोल रहा है कि हमें इससे बड़े नंबर बनाना होगा। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन दिस? इससे बड़े नंबर बनाना होगा बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। इन्हीं डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए इससे बड़ा नंबर बनाना होगा। अब ये डिजिट्स क्या क्या हैं ना? 1 2 0 2 4 2 4, 1 2 0, फिर 1 2 0 2 2 4 4 2 4। 2 4। सॉरी। तो अच्छा देखो बेटे ये अब कितने डिजिट दे रखे हैं देखो जरा, 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, राइट? अच्छा Yes, sir. और आपको इससे बड़ा नंबर बनाने हैं और इन्हीं को लेके ही बनाना है, इन्हीं को लेके बनाना है। तो आप ये समझ लो बेटे कि यहाँ पर देखो बेटे 2 को उसने कितने टाइम दे रखा है? देखो 2 को 3 टाइम दे रखा है, 4 को 2 टाइम दे रखा है। अरे समझ रहे हो? और Yes, sir. टोटल 7 डिजिट्स दे रखा है। तो क्वेश्चन को अगर देखोगे और इसका सेंस को समझने की कोशिश करोगे, वो आपको यही बोल रहा है कि जो डिजिट जितने बार दिया है उतने ही बार उनको यूज करना है, ठीक है ना? 2 को 3 बार यूज करना है, 4 को 2 बार यूज करना है, 1 को एक ही बार, 0 को एक ही बार यूज करना है, सबको एक ही बार यूज करना है। मतलब आपको मोटा मोटी ये कहने का मतलब है 7 डिजिट वाला नंबर बनाना है, ठीक है? 7 डिजिट वाला नंबर बनाना है, ठीक है? इससे बड़े सारे वो सारे इससे बड़े हो जाएंगे, राइट? ये नंबर से वो सारे नंबर बड़े हो जाएंगे ना, इनको लेके। अरे मेरी बात समझ रहे हो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। लेकिन सवाल ये है कि जब आप इनको अरेंज करोगे, है ना, इनको लेके नंबर कैसे बनाओगे? ये सारे डिजिट्स को लेके नंबर कैसे बनाओगे? इनको अरेंज करके, राइट? ये एक नंबर, जैसे ये एक नंबर लिखा है, ये एक्चुअली में एक नंबर लिखा है, इनको अगर उल्टा पुल्टा कर दो ये एक और एक नंबर हो जाता है, राइट? ये और एक नंबर हो जाता है, राइट? सो वही डिजिट मतलब अरेंजमेंट करोगे, मेरे बात समझ रहे हो? इनको Yes. अलग अलग वे में अरेंज करने से आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बात ये है कि बेटे अरेंज करते करते
बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट भी आ जाएंगे जिनमें जीरो फर्स्ट प्लेस में हो जाएगा, राइट। जैसे एग्जाम्पल ये दिखाता हूँ। अरे मेरी बात समझ रहे हो? हेलो। यस यस सर, सर। लेकिन यस सर। 1 2 3, हाँ 1 2 3 4 5 6 7। देखो जैसे हम अगर ये सारे डिजिट्स को अरेंज कर रहे हैं, बार बार अपने अंदर अरेंज कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो नंबर बन जाएंगे ना जिनमें शुरुआत में जीरो रह जाए। अरे समझ रहे हो? लेकिन ये 7 डिजिट यस नंबर सर, थोड़ी ना होगा, ये तो 6 डिजिट नंबर बन जाता है, जो कि इससे छोटा हो जाता है। अरे राइट, इससे छोटा हो जाता है कि यस नहीं? यस सर, सर। हमें इससे बड़ा नंबर बनाना है, इससे बड़ा नंबर बनाना है। पहले तो इनको लेके अगर नंबर बनाओगे तो पहला बात है कि इनको खाली उलट पुलट करोगे, लेकिन उलट पुलट करते वक्त जब आपका जीरो आगे आ जाता है सबसे पहले, तो उस वाले अरेंजमेंट आपके मतलब क्या हो जाएगा, वो वाले नंबर इससे छोटा हो जाएगा, 6 डिजिट वाले नंबर हो जाएंगे। तो ये वाले नंबर हमें नहीं चाहिए, है ना, मतलब जिनके आगे जीरो वो नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले हम चलो कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 ऑब्जेक्ट हैं या फिर 7 डिजिट है, इनको अपने अंदर कितने डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं। तो बेटे देखो 7 ऑब्जेक्ट मतलब 7 फैक्टोरियल, लेकिन ये 7 डिस्टिंक्ट है क्या? नहीं ना। तो डिवाइडेड बाय, इनमें देखो 2 कितने बार है बेटे? 3 बार है, देख रहे हो, 3 फैक्टोरियल इंटू और एक ऑब्जेक्ट 4 Yes, जो कि 2 बार है, देखो और एक ऑब्जेक्ट 4 जो कि 2 बार है, इंटू 2 फैक्टोरियल। तो बेटे इसका मतलब ये है कि ये जो 7 डिजिट आपको दे रखे हैं, इनको आप इतने डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हो, राइट, बार बार अरेंज कर सकते हो। तो जितने बार अरेंज करोगे हर बार आपको एक एक करके नंबर मिलते जाएंगे, राइट, एक एक करके नंबर मिलते जाएंगे। यस सर, लेकिन बहुत सारे अरेंजमेंट में आगे जीरो आ जाएंगे और वो वाले नंबर हमें नहीं चाहिए। तो चलो देख लेते हैं कि ऐसे कितने अरेंजमेंट बनते हैं जिनके आगे आगे जीरो आता है। ऐसे कितने अरेंजमेंट आप बता दिए हो जिनमें आगे जीरो आ गया है, वो वाले नंबर ऑफ अरेंजमेंट को निकाल देते हैं, तो बाकी का अरेंजमेंट हमारा हो गया, हमारा आंसर। अरे मेरे बात समझ रहे हो? टोटल अरेंजमेंट माइनस जितने अरेंजमेंट में आगे जीरो है, ठीक है, ओके। यस सर, यस। तो चलो कैलकुलेट करते हैं ऐसे कितने अरेंजमेंट हम इनको लेके बना सकते हैं जिनके आगे जीरो हो, जिनके आगे जीरो हो। तो देखो बेटा आगे जीरो मतलब जीरो को हम फिक्स कर देते हैं, पहला घर में जीरो को फिक्स कर देते हैं, राइट। तो बाकी का खाली 6 घर भरना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब जीरो को छोड़ के इनको खाली अरेंज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि जीरो तो फिक्स हो गया। क्योंकि आप देखना चाहते हो ऐसे कितने अरेंजमेंट बनाए हो जिनमें आगे जीरो है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? चलो मैं इस घर में जीरो को फिक्स कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जीरो तो आगे सब में है, तो जीरो फिक्स कर देता हूँ। तो बचे हुए 6 डिजिट खाली इधर उलट पुलट होंगे, मेरे बात समझ रहे हो? हाँ यस सर, यस सर, हाँ। तो जीरो को आगे फिक्स करके बाकी के 6 डिजिट को अपने अंदर कितनों में अरेंज कर सकते हो बेटे? टोटल 6 डिजिट है, 6 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई उनमें 2 3 टाइम्स है, 3 फैक्टोरियल, 4 कितने टाइम्स है? 2 फैक्टोरियल। अरे मेरे बात समझ रहे हो? ये घर तो फिक्स है, ये घर तो फिक्स है ना, इसका कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, इसका कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। तो मतलब टोटल ऐसे कितने अरेंजमेंट बना सकते हो? इतना अरेंजमेंट बना सकते हो जीरो को आगे रख के, राइट, जीरो के यहाँ पर फिक्स करके यस सर, इतना अरेंजमेंट बना सकते हो, इसको फिक्स कर दिए खाली मैन इतना। तो इतना अरेंजमेंट आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। यस सर, बस खाली कैलकुलेट करने की देरी है। कितनों को बिल्कुल समझ में नहीं आया बताओ रे? हेलो, यस सर। अरे बुझिएला सब? यस सर, यस सर, बुझियो। ओके लेट मी इरेज इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 तो बुक का ही सवाल है, एग्जाम में भी डाला था ये सवाल, राइट, बुक का ही सवाल, एनसीईआरटी का सवाल एग्जाम में डाला था, ये हो गए, राइट। हाँ, अरे बहुत सारे ऐसे क्या किए हो रे? हाँ, बहुत सारे को पेपर चेक किया, पढ़ाते हो सुनते नहीं हो क्यों? हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ एक, तुम करते हो एग्जाम में और एक। अरे n-5 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल, हैं, मन मर्जी n-5 फैक्टोरियल लिख देते हो, n-5 इंटू n-4 इंटू, अरे 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर है ना, 4 का फैक्टोरियल, तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल 3 फैक्टोरियल।
n-5 का प्रीवियस नेचुरल नंबर कौन बताएगा भाई? n- कोई भी नेचुरल नंबर का, हाँ, कोई भी नेचुरल नंबर का प्रीवियस नेचुरल नंबर कैसे निकालते हैं रे? स्कूल में पढ़े थे, एक 1 माइनस कर देते हैं ना। n-5 का प्रीवियस नेचुरल नंबर कैसे मिलेगा? उससे 1 माइनस, क्या होता है? n-6। अब उसका पहले तुम्हारा n-3 कहाँ से आ गया रे उड़ के? हाँ, n-3 का प्रीवियस होगा n-4, उसका प्रीवियस होगा n-5। तो समझ रहे हो? यस सर। n-5 का फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-3 इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर n-4 इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल n-5 का फैक्टोरियल। क्लियर? यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटे, उसने बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 assuming that repetition of digit is allowed। दूसरा बिट में रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। उसने बोला है कि हमें कौन से डिजिट यूज करना है बेटा? 1 2 3 4 5, इन्हीं को यूज करना है। और यूज करके क्या बनाना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहला बात है कि हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। तो पहले उससे करते हैं, फिर परमुटेशन से समझाऊंगा, ठीक है? तो बेटा 3 डिजिट नंबर जो बनाओगे, आपका एक 1s प्लेस होगा, एक 10s प्लेस होगा, एक 100s प्लेस होगा। और पहला बीट दे रहा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अलाउड मतलब आप कोई भी मतलब पूरा ये तीनों घर को सेम डिजिट से भर सकते हो, या फिर 2 घर को सेम डिजिट से भर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक डिजिट को एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा बार मैंने बताया था कि घर भरते वक्त आपको देखना होगा किस घर पे रेस्ट्रिक्शन है। जो घर पे रेस्ट्रिक्शन है उसको पहले भरना होता है। जैसे कि अगर आपको इवन ऑड नंबर बनाना होता है तो यूनिट प्लेस में रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। डिविजिबिलिटी 5 से डिविजिबिलिटी 10 से डिविजिबल वाला नंबर अगर बनाना होता है तो यूनिट प्लेस में रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। दूसरा किस टाइप का रेस्ट्रिक्शन आता है कि अगर आपको 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए बोला है और जो अवेलेबल डिजिट्स उनमें अगर एक 0 आ गया तो आप क्या कर सकते हो? 100 प्लेस में 0 नहीं रख सकते, तो वहाँ पर एक 100 प्लेस में रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी घर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो जिधर से भी शुरू कर सकते हो। चलो 1 प्लस करते हैं। तो बेटे 3 मतलब एक 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको करना क्या है बेटे? ये 3 घर को फिल करना है। ये 3 घर में 3 डिजिट रखोगे, 3 डिजिट नंबर बन गया। अरे मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर मैं रिपीटेशन अलाउ करता हूँ, 1s प्लेस अगर फिल करने के लिए जाऊँगा तो कितने डिफरेंट वे में 1s प्लेस फिल कर सकता हूँ? 5 डिजिट है मेरे पास। किसी को भी इधर रख सकता हूँ, मतलब 5 डिफरेंट वे में फिल कर सकता हूँ, किसी को भी रख सकता हूँ। अब 1s प्लेस भर गया, मानो किसी डिजिट को 1 प्लेस रख दिए। अब जब 10s प्लेस को भरने के लिए आओगे, अब भी आप 5 में से किसी को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड है ना भाई। यस सर। यस सर। जब इस घर को फिल करने के लिए जाओगे, अभी इसको 5 वे में फिल कर सकते हो। टोटल कितना डिफरेंट वे में फिल कर सकते हो भाई 3 घर को? 5 × 5 125। तो इतने 3 डिजिट नंबर मिल जाएंगे। मेरे बात समझ रहे हो? यस अच्छा, सर। यस सर। दूसरा बीट में क्या दे रखा है? रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब डिजिट रिपीट नहीं होना है और डिजिट वही यूज करना है 1 2 3 4 5। तो पहले तो एपीसी लगा कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग लगा करते हैं। तो वही बात है कि 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए 3 घर को भरना जरूरी है, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस। अब यहाँ पर भी देखो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी घर से शुरू कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि 1s प्लेस में से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इवन ऑड बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो डिजिट्स आपके पास अवेलेबल है उनमें 0 भी नहीं है कि आपको डर लगने लगे कि मैं 100 प्लेस में गलती से 0 बना रख दूँ, वो भी डर नहीं है, नो प्रॉब्लम, राइट। तो हमेशा मैं 1s प्लेस से फिल करना शुरू, मतलब फिल करो, ठीक है ना, जब रेस्ट्रिक्शन ना हो। तो बेटा 1s प्लेस को जब फिल करने के लिए जाओगे तो कितने में फिल कर सकते हो? 5 वे में। इनमें से कोई भी डिजिट यहाँ पर डाल सकते हो 1s प्लेस में? यस सर। यस सर। मानो किसी एक को डाल दिए, मानो इनमें से किसी एक को डाल दिए, मानो 1 को रख दिए वो 1s प्लेस में। अभी उसने तो बोला है कि कोई भी मतलब तीनों घर में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जब आप ये घर को भरने के लिए आओगे 1 को तो यूज नहीं कर सकते, तो बचे हुए बाकी चारों में से किसी को यूज करोगे। अरे मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। अब मानो ये चारों में से किसी एक को यूज कर दिए, अब जब ये घर को फिल करने के लिए आओगे इन दोनों को तो फिर से यूज नहीं कर सकते हो, जो बाकी बचे 3 उनमें से किसी को यूज कर सकते हो, राइट। हमेशा यही होगा।
तो बेटे कितने डिफरेंट वे में 3 घर को टोटल फिल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? 3 इंटू 4 इंटू 5। अरे समझ गए? हेलो हेलो। यस सर। हाँ यस सर। ओके। दूसरा दूसरा क्या है बेटा? यूजिंग परमुटेशन, यूजिंग एनपीआर फॉर्मूला, है ना, एनपीआर फॉर्मूला। अच्छा बेटा सबको याद होगा कि एनपीआर फॉर्मूला में देता क्या है? एनपीआर क्या देता है बेटे कि नंबर ऑफ परमुटेशंस, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तभी जाके फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मतलब पूरा अलग से होने चाहिए एक दूसरे से। नंबर ऑफ परमिट, जैसे इसके पहले वाले सवाल की तरह नहीं है, जैसे यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इनमें, देखो 2 3 बार है, 2 4 2 बार, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके से डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम विदाउट रिपीटेशन। मतलब सिचुएशन कैसा होगा, आपको एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे, उनमें से आपको आर ऑब्जेक्ट को उठा के खाली अरेंज करना है अपने अंदर विदाउट रिपीटेशन, इसको रिपीट नहीं करना, खाली आर नंबर ऑब्जेक्ट उठाओ और अरेंज करो, ठीक है। तो कितने में अरेंज कर सकते हो? एनपीआर, एनपीआर का फॉर्मूला क्या बेटा? एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, इतने हुए में, ठीक है। जी सर। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको क्या क्या डिजिट दिया था, क्या दिया था रे? 1 2 3 4 5 दिया था, है ना, और आपको बोला क्या था कि मुझे 3 डिजिट नंबर बना के दो विदाउट रिपीटेशन, राइट राइट। यस सर। तो मुझे बताओ प्रैक्टिकली आप ये काम करते कैसे हो कि मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैं 5 डिजिट आपको दिया हूँ, और देखो बेटे ये पांचों के पांचों डिजिट अलग अलग है, दे आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी नंबर बनाते कैसे हो? मतलब डिफरेंट नंबर हमें चाहिए, राइट, डिफरेंट नंबर चाहिए। अभी नंबर बनाते कैसे हो? देखो मतलब बिना रिपीटेशन किए 3 डिजिट वाले नंबर कैसे बनाओगे भाई? कि इनमें से कोई भी 3 उठाओगे, जैसे कि 1 2 3 उठाया, अरे समझ रहे हो, फिर इनको यस सर। फिर खाली sir. फिर 1 2 3 को ले खाली 1 2 3 थोड़ी ना नंबर बनेगा, इनको उल्टा पुल्टा करने से और भी नंबर बनेंगे, है ना, 1 3 2, 1 यस सर। अरे समझ रहे हो, 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 1, फिर और 3 कोई उठाते हो, और 3 उठाते हो, मानो 2 3 4 उठाते हो, और ये थोड़ी ना एक ही नंबर बनेगा, इनको भी उलट पुलट करने से और भी नंबर, हमें टोटल सारे डिफरेंट नंबर चाहिए, है ना। उसने बोला है कि कितने ऐसे डिफरेंट नंबर बना सकते हो 3 डिजिट वाले, तो 2 3 4 को लेकर और भी नंबर बन सकते हैं, राइट राइट। यस सर। ऐसे आगे आगे चलते जाएगा। तो आप नंबर बनाने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हो कि ये 5 ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम 3 ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो और उठा के अपने अंदर अरेंज करो, बार बार यही प्रोसेस रिपीट कर रहे हो, है ना। 3 उठा रहे हो अरेंज करो, 3 उठा रहे हो अरेंज करो, मेरा बात समझ रहे हो। 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट उठा के बिना रिपीटेशन के अरेंज करो। ऐसा नहीं कि 1 2 3 उठाए वो फिर लिख दियो कि 1 1 1, नहीं, कोई भी डिजिट को एक से ज़्यादा बार यूज नहीं करोगे। 3 उठाओ अरेंज करो, 3 उठाओ अरेंज करो, मेरा बात समझ रहे हो। हाँ, यस सर। तो 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम में 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को लेके, मतलब 3 ऑब्जेक्ट को लेके कितने डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं विदाउट रिपीटेशन? 5p3 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, अरे समझ रहे हो, मतलब 5 Yes, sir. 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे भी क्या हो रहा है बेटे 2 फैक्टोरियल, तो वही आएगी नहीं 5 इंटू 4 इंटू 360, समझ रहे हो प्रैक्टिकली। हाँ ओके चलो ठीक है, इतने समझ रहे हो भगवान को पता है। चलो टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है तो? हेलो, यस सर। यस सर। ओके टेक इट, डन, टेक इट। यस सर। जितने क्वेश्चन करोगे बेटा उतना होगा, असाइनमेंट इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन करो, आपका प्रैक्टिस हो। असाइनमेंट ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा भाई। अब घर में तो मैं आपका नहीं रह रहा हूँ, घर में आप रह रहे हो, आप जानते हो क्या कर रहे हो, घर में क्या नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो,
जो भी कर रहे हो आप ही लास्ट को रिजल्ट आपको ही मिलेगा, है ना। पढ़ाई करो पढ़ाई करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या उसने बोला है कि इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2। एग्जामिनेशन में 12 क्वेश्चन आए हैं और वो 12 क्वेश्चंस 2 पार्ट में भाग किए गए हैं, है ना। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन से, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। मेरे बात समझ रहे हो? पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। 7 अभी उसने बोला है कि ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। एक स्टूडेंट को 8 क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है ना। टोटल 12 क्वेश्चन में आए हैं। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस आए हैं। और बोला गया है कि स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। 12 क्वेश्चन में से सिर्फ 8 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करना है, राइट। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब 8 क्वेश्चंस तो करना है, लेकिन हर पार्ट से, मतलब 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, हर पार्ट से कम 3 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक पार्ट में 3 से कम क्वेश्चन करके चलाया तो होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे पास समझ रहे हो? पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में से कम 3 क्वेश्चन हर एक में करना पड़ेगा। तो ऐसा समझ लो कि पार्ट 1 में देखो बेटे, टोटल पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है। अरे समझ रहे हो? पार्ट Yes, sir. 2 Yes, में sir. 7 क्वेश्चन है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आपको टोटल मतलब 8 क्वेश्चन करने हैं और ऐसे करने हैं कि हर पार्ट से कम 3 क्वेश्चन करना होगा, है ना। मतलब कोई भी पार्ट से 3 से कम क्वेश्चन नहीं करोगे, तो आप कैसे मतलब आंसर दे सकते हो, कैसे आपका ये हो सकता है। एक केस हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो कि पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन, पार्ट 1 यहाँ पर पार्ट 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, केस 1 में आप क्या कर सकते हो कि पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन, पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन और बाकी के 5 क्वेश्चन पार्ट 2 से दे सकते हो। बराबर समझ रहे हो? टोटल कितना हो गया बेटे? 8 हो गया ना, 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। Yes, sir. हाँ, Yes. मैंने पार्ट 1 3 से क्यों शुरू किया? क्योंकि 3 से कम क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसीलिए, है ना। ऐसा हो सकता है कि आप पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन कर दिए तो पार्ट 2 से 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. ऐसा हो सकता है कि आप पार्ट 1 से 5 क्वेश्चन कर दिए तो मजबूरन आपको पार्ट 2 से 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा। टोटल तो आपको 8 क्वेश्चन ही करना है ना, टोटल आपको 8 क्वेश्चन हमेशा करना है। तो ये डिफरेंट केस है ना, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में पार्ट 1 से 3, पार्ट 2 में 5, केस 2 में पार्ट 1 से 4 पार्ट। और बेटे देखो, और केस नहीं बन सकते क्योंकि पार्ट 1 में 5 ही क्वेश्चन से, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, तो मैक्सिमम 5 ही क्वेश्चन क्या कर पाओगे? 5 हो गया, और नहीं जा सकते। और अगर होता भी आगे नहीं भी जाते, क्योंकि पार्ट 2 तो उससे क्या होता कि बेटा पार्ट 2 का भी कम करना पड़ता है, मतलब 3 से 5, 4, 3, फिर उससे 2 कर देते हैं ना, गलत हो जाता है ना। मेरे बात समझ रहे हो? पार्ट 2 का Yes, sir. हाँ, तो यही 3 टाइप के, यही 3 डिफरेंट केस बन सकते हैं। तो आप क्या करोगे? देखोगे कि केस 1 में कितने ऐसे हुए में मैं आंसर दे सकता हूँ, फिर केस 2 में कितने हुए मैं आंसर दे सकता हूँ, केस 3 में कितनों में आंसर दे सकता हूँ, फिर फाइनल क्या करोगे? ऐड कर दोगे तीनों केसेस का आंसर। मेरे बात समझ रहे हो? क्योंकि आइदर ऐसे करोगे और ऐसे करोगे और ऐसे करोगे, आइदर और मतलब बेटे फाइनली तीनों का रिजल्ट ऐड करना है, ठीक है। ओके, तभी सवाल ये कि हमारा पार्ट 1 में 5 को पहला केस 1 क्या है बेटे कि पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन करना है, पार्ट 2 से 5 क्वेश्चन करना है। अभी देखो बेटे, ऑर्डर फॉर्डर कुछ मैटर नहीं करता, कच्छू मैटर नहीं करता कि कौन से पार्ट से पहले कर रहे हो, कौन से पार्ट से सेकंड में कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन पहले कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन बाद में करो, कुछ मैटर नहीं करता। आपको तो बस सीधा पार्ट 1 से कोई भी 3 क्वेश्चन उठाना है, पार्ट 2 से कोई भी 5 क्वेश्चन उठाना है, हो गया आपका काम। मेरे बात समझ रहे हो? सीधा आपको खाली क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अरे मेरी बात समझ रहे हो? सीधा, ठीक है। मतलब Yes, sir. मतलब सपोज मैं आपको टास्क दिया बेटे, तो पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन करेगा और पार्ट 2 से 5 क्वेश्चन करेगा, इतना ही बस बोला हूँ।
तो आप क्या करोगे, रैंडमली पार्ट 1 से कोई भी 3 क्वेश्चन उठाओगे, पार्ट 2 से कोई भी 5 क्वेश्चन उठाओगे, टास्क कंप्लीट हो गया आपका 8 क्वेश्चन। कौन सा ऑर्डर कुछ ही मैटर नहीं करता, ठीक है। बस तो 2 इवेंट में हम इसको करेंगे। हम पार्ट 1 में टोटल हमें पता है कि 5 क्वेश्चन हैं, उनमें से 3 क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा करने के लिए। तो पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन कितनों में चूज कर सकते हैं बेटे, 5 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट कितनों में सिलेक्ट कर सकते हैं बेटे, 5C3 बेटे। कॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा, क्योंकि बेटे ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब वो पार्ट 1 में जो 5 क्वेश्चन हैं, उनमें से 3 क्वेश्चन कौन से ऑर्डर में उठाते वो मैटर बिल्कुल नहीं करता, खाली 3 क्वेश्चन उठाना है, कोई भी 3 क्वेश्चन, है ना। आंख मूंद दो, 3 क्वेश्चन उठा दो पार्ट 1 से। मेरे बात समझ रहे हो गया काम, ठीक है, ओके। पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, उनमें से 5 क्वेश्चन कितनों में चूज कर सकते हो, 7C5। तो 2 इवेंट हो गए बेटे। पहला इवेंट अभी काम कंप्लीट, फर्स्ट इवेंट इतने में हो सकता है, दूसरा इवेंट इतने में हो सकता है। अभी फाइनली कितने हो गए बेटे, ये जितनी कैलकुलेट करोगे जितना होगा उतना डिफरेंट वे में आप केस 1 हो सकता है। मेरे बात समझ रहे हो, हेलो। यस सर। हाँ, केस 2 पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन करना है टोटल बेटा। पार्ट 1 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन चूज करना है, कितनों में, इतनों में। पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन चूज करना है, इतने में। मेरा समझ रहे हो। और यहाँ पर पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, 5 में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और काम कंप्लीट। तो फाइनली 3 केसेस का आंसर ऐड कर दोगे तो आपका आंसर हो गया। मेरी बात समझ रहे हो। यस सर। यस सर। अच्छा, इतना समझ में आया क्यों यहाँ पर 5C3 किया, क्यों P3 नहीं किया। कौन बताया क्यों नहीं किया, P3 क्यों नहीं किया, 5C3 क्यों किया। कौन बताएगा, हेलो। भला बुझल, कौन बुझल, हेलो। हेलो सर सर। कॉम्बिनेशन कर रहे हैं सर। हाँ वही तो बोलो, हाँ यस कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। हाँ बस, क्या क्या सुन रहे, क्या। नहीं सर, मैं इधर बोल रहा हूँ। हाँ हेलो सर, ये कॉम्बिनेशन है ना सर, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। हाँ यस, कि पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑर्डर में सिलेक्ट करते हो कुछ मैटर नहीं करता। इससे 3 इससे 5 चाहिए मुझे, बस काम खत्म। हाँ, आपका मर्जी, आपका मर्जी। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो कि पहले पार्ट 2 फिर पार्ट 1, वही आंसर आएगा। अब पहले पार्ट 2 फिर पार्ट 1 की फर्क पड़ता है, हमें तो फाइनली 8 क्वेश्चन का आंसर देना है। हमें फाइनली 8 क्वेश्चन का आंसर देना है और उनमें से 3 पार्ट 1 से आना है, 5 पार्ट 2 से आना है। तुम पहले पार्ट 1 से लाते हो कि पहले पार्ट 2 से लाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट 1 से जो 3 लाते हो, किस क्वेश्चन के बाद किस क्वेश्चन लाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे बात समझ रहे हो। अगर पार्ट 2 से पहले फिर पार्ट 1 से करते तो क्या होता, 7C5 इंटू 5C3 होता, उल्टा होता। एक ही बात होगा ना, 2 नंबर को उल्टा मल्टीप्लाई करोगे वही बात है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका गहराई से क्लियर होना जरूरी है। ओके, अच्छा कितना चाहते हो मैं इसको रट्टा लगा दूं आपको, या फिर कर लोगे। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यस सर। अरे कोई चाहता है रट्टा लगाऊं, मतलब याद रखवा दूं कि ऐसे करना है, अगर एग्जाम आता है ऐसे ही करना है। हाँ, अगर याद रखना चाहते हो मैं बोल देता हूँ बस, ठीक है। बाद में बोलना कि सर नहीं बोले थे, मैं बोल देता हूँ आपको बस, है ना। आपको तो हैबिट है कि नहीं बोलने से कुछ नहीं लिखोगे। तो बेटे देखो, ऐसे जैसे सवाल होते हैं ना बेटे, ऐसे सवाल होते हैं सिलेक्ट करना, है ना, ये सवाल। या फिर देखो कुछ मेन होंगे कुछ वुमेन होंगे, कुछ मेन में से कुछ सिलेक्ट करना है, वुमेन में से कुछ सिलेक्ट करना है एक कमेटी के लिए, वो भी इसी टाइप का सवाल। तो इस केस में क्या करना होगा, आपको सारे केसेस देखना होगा, हर केस का आंसर निकाल के फाइनली ऐड कर देना होगा। और हर केस में कैसे देखोगे कि सेक्शन मतलब पार्ट 1 से इतना सिलेक्ट करना है, पार्ट 2 से इतना सिलेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशन लगाना और वो मल्टीप्लाई कर देना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लाई जैसे अभी किए थे, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। कितने ऐसे 4 डिजिट नंबर है जिनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ है ना। तो 4 डिजिट नंबर जब बनाओगे, फिलहाल 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, 1000s प्लेस, चारों प्लेस भरना होता है, राइट। अच्छा, तो उसने बोला है कि कितने 4 डिजिट नंबर है जिनमें डिजिट रिपीट नहीं होते हैं, है ना। तो पहले फिलहाल 4 मतलब उसने ये भी नहीं दिया है कि कौन से डिजिट को यूज़ करना है। तो हम ऑटोमेटिकली क्या एज्यूम करेंगे
कि पूरा जितने भी डिजिट्स हैं हमारे पास है ना सब यूज़ करेंगे। अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, तो 4 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन, डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो क्या यहाँ पर हम कोई भी घर से शुरू कर सकते हैं? क्या मैं यहाँ पर वंस प्लेस से भरना शुरू कर सकता हूँ? क्या मैं पहले वंस प्लेस को भरूंगा फिर टेंस को, ऐसा कर सकता हूँ क्या? नो सर, क्योंकि वहाँ नो पर सर सर, जीरो है। हाँ, जीरो है। रेस्ट्रिक्शन आ गया, 1000 प्लेस को पहले फिल करोगे बस, क्योंकि जीरो नहीं भर सकते यहाँ पर। तो बेटा 1000 प्लेस को जब मैं भरूंगा तो 9 डिफरेंट वे में भर सकता हूँ ना, जीरो को छोड़ के बाकी 9 डिजिट में से किसी को ही भर सकता हूँ इधर। तो 9 डिफरेंट वे में भर सकता हूँ। मेरे बात समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ, अब बेटे मुक्ति मिल गया, अब आगे खाली चलेंगे। तो बेटे मानो 1000 प्लेस में आपने इनमें से कोई एक को रख दिए, कोई एक को रख दिए, किसको रख दिए? मानो 4 को रख दिए, मानो लेट। अब तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो ये घर में फिर से 4 को नहीं रख सकते। अब ये घर को रखने के लिए 1 2 3 4 5 9 बचेंगे ना बेटे, मेरे बात समझ रहे हो? 9। अब मानो 100 प्लेस में किसी एक को रख दिए, किसी को भी रख दिया, आई डोंट केयर, किसी को भी रख दिए। अब ये घर में जो दोनों को रखे उनको तो यूज नहीं कर सकते, बाकी बचे 8 में से किसी को यूज करोगे। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, फिर जब ये घर को भरने के लिए जाओगे यहाँ पर मानो किसी एक को रख दिए, अब ये घर को शायद तो फाइनली कितने बजे भर सकते हो बेटे? ठीक है, क्लियर? अच्छा, यस सर। यस। तो अभी मैं यही सवाल को आपको परमुटेशन से दिखाऊंगा। ठीक है, किससे दिखाऊंगा बेटे? परमुटेशन से। केयरफुली लिसन। डिजिट्स आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, आपका टास्क क्या है बेटे? 4 डिजिट नंबर बनाना बिना रिपीटेशन के, राइट? बिना रिपीटेशन के 4 डिजिट नंबर बनाना। ठीक है, तो पहले छोड़ो वो मतलब रिपीटेशन में छोड़ो, 4 डिजिट नंबर। हाँ, मतलब विदाउट रिपीटेशन अगर मैं आपको 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए बोलूँ, आप करोगे क्या कि इनमें से कोई भी चार डिजिट उठाओगे, राइट? मानो 3 4 5 6 उठाया, मेरी बात समझ रहे हो? ये हो गया, फिर इनको जंबल करोगे। अरे मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो मतलब कोई भी 4 उठा के जंबल करते हो, कोई भी 4 उठा के जंबल करो, अरेंज करो, तो आपको ऐसे करके सारे 4 डिजिट नंबर मिल जाते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? यही था आपका प्रोसेस है। और विदाउट रिपीटेशन भी दे रखा है, मतलब खाली 4 उठाओ, अरेंज करो। अगर रिपीटेशन बोलता तो आप किसी भी डिजिट को रिपीट भी कर सकते थे। यहाँ पर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो खाली 4 उठाओ और उल्टा पुल्टा करो। 4 उठाओ, उल्टा पुल्टा, ये 4 को उठाओ उल्टा, और भी उल्टा पुल्टा कर सकते हो, और 4 को उठाओ उनको भी उल्टा पुल्टा करो। ठीक है ना, कोई भी 4 उठा, तो आपको इससे से करके मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ऐसे करते वक्त बहुत सारे ऐसे नंबर आप बना दोगे जिनका शुरुआत में 0 होगा, है ना? क्योंकि आप 4 उठा के अरेंज कर रहे हो, तो मानो आप जो 4 उठाए उनमें से 0 एक है। ठीक है ना, मानो ये उठाए हो, ऐसे एक नंबर बना दिए हो, ये एक नंबर बना दिए हो, है ना, ये एक नंबर बना दिए हो। मतलब क्या किए? वही उनमें से 4 उठा के अरेंज किए हो, सही बात है, बिना रिपीटेशन के किए हो। लेकिन ये 4 डिजिट वाले नंबर नहीं है ना, ये हमें नहीं चाहिए। ये नंबर्स हमें नहीं चाहिए, ये अनरिक्वायर्ड नंबर्स हैं। तो फिलहाल चलो देख लेते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास 10 डिजिट हैं, और 10 के 10 अलग अलग डिजिट हैं, मतलब 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर देयर। अब ये 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से मैं एट ए टाइम 4 ऑब्जेक्ट को उठा के बिना रिपीटेशन के 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम 4 ऑब्जेक्ट को उठा के बिना रिपीटेशन के खाली अरेंज करूंगा। कितनों में अरेंज कर सकता हूं बेटे? 10 P4 वेज में। मेरा बात समझ रहे हो? 10 P4 वेज में, यस सर। बिना रिपीटेशन के। वही तो होता है एनपीआर का फॉर्मूला। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने दिया था ना बेटे, जैसे कि 10 बालक खड़े हैं, 10 बॉयज आर देयर, B1 B2 ऐसे करके 10 बॉयज आर देयर, और आपको 4 बॉयज को लाइन में खड़ा करना होता है। यहाँ पर लगाते हो ना परमुटेशन की 10 बॉयज 10 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंज करते हो, 10 P4 लगाते हो ना, अरेंजमेंट का सवाल है। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि 10 बॉय मतलब 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, बॉयज तो डिस्टिंक्ट ही होते हैं। 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम आप 4
4 बॉयज उठाते हो या फिर 4 ऑब्जेक्ट उठाते हो और बिना रिपीटेशन के अरेंज करते हो। अरे कोई बॉय को रिपीट कर सकते हो क्या भाई? सेम बॉय नो को सर। 2 जगह नो तो इम्प्लाइड है ना यहाँ पर इम्प्लाइड है, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि प्रैक्टिकली बॉय को कैसे रिपीट करोगे। तो यहाँ पर बोलता नहीं है, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट यही है कि बिना रिपीटेशन के खाली उलट पुलट करना होता है। तो इतने इतने उनमें से 4 डिजिट को अरेंज कर सकते हो, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें पहले 0 रह गया होगा। तो वो देख लेते हैं ऐसे कितने ऐसे बना दिए हो जिनमें पहले 0 है। तो काम करते हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए पहला घर में 0 को फिक्स कर देते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? पहला घर में 0 को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। मतलब हम देखना चाहते हैं ऐसे कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं जिनका पहले घर में 0 है। कितने ऐसे अरेंजमेंट बना सकते हैं जिनका पहले घर में 0 है। तो पहले घर में 0 को फिक्स कर देते हैं। अब मुझे खाली ये 3 घर भरना है ना, ये 3 घर भरना है। और ये 3 घर कैसे भरना है बेटे? देखो 0 को आप यहाँ पर फिक्स कर दिए ना, फिर से 0 कहीं पर यूज नहीं कर सकते। मेरे बात समझ रहे हो? तो 0 उड़ गया भाई, 0 उड़ गया। तो आप ये जो बचे हुए 9 डिजिट में से, अरे समझ रहे हो, 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या फिर 9 डिजिट में से एट ए टाइम 3 ऑब्जेक्ट उठाओगे या फिर 3 डिजिट उठाओगे, है ना, यहाँ पर रखने के लिए। मेरे बात समझ रहे हो? यस यस सर। और उठा के जंबल करोगे, मानो 2 3 4 उठाए, खाली 2 3 4 एक होगा क्या? 3 2 4 भी होगा, 4 3 2 होगा। तो ये 3 घर को भरने के लिए आप क्या करोगे? इनमें से कोई भी 3 ऑब्जेक्ट उठा के बिना रिपीटेशन के अरेंज करोगे। तो कितने में कर सकते हो बेटे? इसको तो अरेंजमेंट करना नहीं है। मतलब 9 ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम 3 ऑब्जेक्ट को लेके खाली अरेंज करना है। तो इतने ऐसे अरेंजमेंट बन जाएंगे जिनके शुरुआत में 0 हो। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। माइनस कर दो भाई, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, उनमें से इतने अरेंजमेंट हमें नहीं चाहिए। तो माइनस कर देने से बचे जो अरेंजमेंट वही हमारा आंसर है, राइट? यस सर। बुझुଛ ତମେ କେଜାଣି ଖାଲି ତ ଚାହିଁକି ବଇଛ, କ'ଣ କରୁଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛ ତମେ। क्वेश्चन 12 खोली देख लो। देखो भाई केयरफुली सुनो। उसने बोला है कि एक वर्ड है इन्वॉल्यूट। क्या वर्ड है बेटे? इन्वॉल्यूट। और उसमें लेटर में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कितने लेटर दिख रहे हैं बताओ? अरे इन्वॉल्यूट में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर। और ये 8 हो गया, 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी हैं, देख सकते हो, पूरा डिस्टिंक्ट है, एक दूसरा अलग है, राइट, पूरा अलग है। यस सर। नो प्रॉब्लम, ओके। अब सवाल ये है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता मीनिंग से, ईच ऑफ 3 भावल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, कितने ऐसे वर्ड बना सकते हो having 3 vowels and 2 consonant, 3 भावल और 2 कॉन्सोनेंट, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन्वॉल्यूट। इन्वॉल्यूट वर्ड के लेटर में से 3 भावल, इन्वॉल्यूट वर्ड के लेटर्स में से 3 भावल एंड 2 कॉन्सोनेंट बोरो करके आप विथ और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड बना सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? कितने वर्ड बना सकते हो? यस सर। ओके। तो अगर प्रैक्टिकली सोचे ये सवाल अगर हम प्रैक्टिकली दिया जाए तो मैं इसको कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल अगर जाता है कि हमें बोलता है कोई कि भाई देख तू मुझे क्या कर कि इन्वॉल्यूट वर्ड में से 3 भावेल एंड 2 कॉन्सोनेंट को बोरो करके मुझे वर्ड बना के दे। तो तुम क्या करोगे? इन्वॉल्यूट वर्ड में से तुम्हें पहले 3 भावेल निकालना होगा, राइट। भावेल इसमें क्या क्या है बेटा? आई है, आर ओ है, यू है, ई है, 4 भावेल है, इनमें से किसी 3 भावेल को उठाना होगा, राइट। अक्कड़ बक्कड़ बम, अरे कैसे करके 3 भावेल उठाना होगा। मेरे पास समझ रहे हो? कोई भी 3 भावेल उठा दिया मैंने, यस सर। ये 3 यस सर। फिर इन्वॉल्यूट वर्ड में जो कॉन्सोनेंट्स है, क्या क्या कॉन्सोनेंट है बेटे? एन, वी, एल, टी, अरे समझ रहे हो? तो ये 4 कॉन्सोनेंट में से कितने कॉन्सोनेंट उठाना है बेटे? उसने बोला है कि 2 कॉन्सोनेंट लेना है, राइट। वो कोई भी 2 कॉन्सोनेंट लोगे, सपोज वी एल ले रहे हो सपोज, बस। तो इन्हीं को लेके खाली वर्ड बनाना है। अब इन्हीं को लेके खाली एक ही वर्ड थोड़ी ना बन जाएगा, फिर इनको जंबल करोगे और भी तो वर्ड बनेंगे। वर्ड मतलब अरेंजमेंट का सवाल है भाई, मैटर करता है ना, अरेंजमेंट, ऑर्डर मैटर करता है ना। इनका ऑर्डर अगर चेंज कर दे तो अलग वर्ड बन जाएगा। मेरा समझ रहे हो? यस सर। तो देखो भाई 3 इवेंट में काम कंप्लीट।
पहला इवेंट, पहले से तो इन्वॉल्यूट के सारे 8 लेटर्स में से आपको सॉरी चार भावेल में से आपको 3 भावेल उठाना है, 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट उठाना है। उठाने के बाद काम यहीं पर कंप्लीट नहीं होता है। अगर उसने हमें ये बोला होता कि भाई इन्वॉल्यूट से मुझे बस तू 4 भावेल एंड 3 भावेल एंड 2 कॉन्सोनेंट उठा के दे, खाली कलेक्शन दे, तो मुझे कोई नहीं, मैं क्या करता, जो उठा के दे देता तुम्हें। नहीं, उसने बोला है कि वार्ड बनाना है, तो खाली 3 भावेल 2 कॉन्सोनेंट उठाने से नहीं चलेगा, इनको अरेंज करोगे तो अलग अलग वार्ड बन जाएंगे, है ना। तो 3 इवेंट में काम हुआ। पहला इवेंट है कि 4 भावेल में से 3 भावेल सिलेक्ट करना, है ना, सिलेक्ट करना रैंडमली। तो 4 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, कितनों में कर सकते हैं, 4C3 कर सकते हैं ना। सिलेक्ट, पहले सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले कुछ अरेंज वरेंज नहीं कर रहे, भावेल से 3 खाली उठा रहे हैं अपना मनमर्जी, या आई ओ यू उठाओ, ओ यू ई उठाओ, जो भी उठाओ, 3 खाली उठाना है। उठाने के बाद जाके वर्ड बनाओगे, ठीक है। उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट भी चाहिए, तो 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट फिर लोगे। 2 इवेंट हो गया। अब यस सर। लेने के बाद जो आपका 5 लेटर हुआ, ये 5 लेटर को अपने अंदर जंबल करोगे। तो 5 Okay. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अपने अंदर कितनों में अरेंज कर सकते हैं?